हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई का ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 न्यू लॉन्गमन विस्टास जो बुक है सोशल साइंस की, उसका चैप्टर नंबर 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो चूँकि चैप्टर लंबा था इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में बनाने का डिसीजन लिया था। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर रखा है और ये उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, आप आराम से केवल सुनिए। आफ्टर फैक्ट्स, आर्ट फैक्ट्स मतलब था जो आपके हेडिंग में ले रहा हूँ आज। तो आर्ट फैक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स, टॉयज। कह रहे कि ये जो चीज़ होती है, ठीक है, आर्टिफैक्ट जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स यानी इंसान द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सच एज सील्स, टॉयज, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। सील होते हैं, टॉय होंगे, टूल्स होंगे, इम्प्लीमेंट्स होंगे, ऑर्नामेंट्स मतलब जो जेवर आभूषण जो पहना जाता है वो होता है। एंड पॉटरी हैव बीन फाउंड। पॉटरी का मतलब होता है जो बर्तन होते हैं। उस ज़माने में जो बर्तन यूज़ होते थे ऑब्वियसली मिट्टी के ही होते थे। तो सब चीज़ें जो यूज होती थी, तो डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी जहाँ पे ये चीज़ें खुदाई करके एक्सकवेशन करके निकाली गई थी, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें पाई गई। सील पाया गया। सील का मतलब यहाँ मुहर से है, नहीं जो ठप्पा लगा के मुहर लगाते हैं। सील, टॉयज, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, पोट्री, यही सारी चीज़ें मिली। तो मिलने के बाद से उनको हमने जब स्टडी किया, उनका पैटर्न जब स्टडी किया, तो हमें बहुत सारी बातें उस ज़माने की, उस टाइम की जानने के लिए मिली। क्या क्या पता चला भाई? दे टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ पीपल लिव्ड। उस टाइम के लोग किस प्रकार का लाइफस्टाइल होता था, किस प्रकार का लाइफ वो जीते थे, इसके बारे में हमें जानने को मिला। आजकल हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, तो वो वहीं से निकाला गया है। हमारी बुक्स में जो पुराने पुराने टाइम के बारे में जो चीज़ें, जो जानकारी दी रहती हैं, ये कहाँ से लिखा गया? तो उन्हीं सब सोर्सेज का पता लगाने के बाद से जो कंक्लूज़न निकला वो किताबों में लिख दिया गया। और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा। उनके काम धंधे कैसे होते थे, वो क्या क्या किया करते थे पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और अपना जीवन जीने के लिए। द आर्ट फैक्ट्स ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द सोशल सेटअप ऑफ द टाइम। और केवल लिवलीहुड, ऑक्यूपेशन और उनका लाइफस्टाइल बताने के लिए नहीं, बल्कि ये जो चीज़ें हैं वो और किसके लिए यूज होती थी, तो जो उनका सोशल सेटअप कैसा था, यानी उनका सोसाइटी कैसे थी, उनका समाज कैसा था, सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, वे कहाँ रहते थे, किस प्रकार की परिस्थिति में रहते थे, और किस प्रकार के सोसाइटी में, किस प्रकार की बस्ती में, गांव में किस प्रकार रहते थे, ये सारी चीज़ें मालूम चलती हैं। उसके बाद से आपका एक और सोर्स आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन स्टोन्स। जैसे पत्थरों पे खोद खोद के, छीनी हथौड़ी से या किसी और आइटम से पत्थरों पे खोद खोद के अगर लिखवा दिया जाए, तो पत्थरों पे लिखा हुआ बहुत जल्दी मिटता नहीं है, बहुत सालों, करोड़ों, लाखों सालों तक सेव रहता है। तो इसलिए पहले के जो राजा महाराजा होते थे या सम्राट या किंग होते थे, वो पत्थरों पे ही लिखवा दिया करते थे ताकि जनता आसानी से उनको पढ़ सके और जनता के लिए ये चीज़ें कभी जो है कि मिटे ना। तो वो स्टोन पे भी लिखवाया जा सकता है, पिलर पे भी लिखवाया जा सकता है, मिट्टी के टेबल या गुफाओं में जो केव्स होती हैं उन पे भी लिखवाया जा सकता है, वॉल ऑफ द टेम्पल्स, मंदिर के दीवारों पर ये सब चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इन सब चीज़ों को इंस्क्रिप्शन कहा जाएगा। एंड मॉन्यूमेंट्स, और जो मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें भी अगर इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ है तो उन्हें भी हम इंस्क्रिप्शंस कहेंगे। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है खुदी हुई, यानी खोद खोद के लिखना। दे आर रिलायबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री के बारे में, पुराने टाइम के लोगों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत ही रिलायबल सोर्स होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है हिस्ट्री का पता लगाने के लिए, ऑफ एनी पीरियड, किसी भी पीरियड के, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में अगर आपको कुछ पता करना हो ना, तो इंस्क्रिप्शन से आप बेहतर पता कर सकते हैं। दे प्रोवाइड अस नेम्स ऑफ द किंग्स। इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या मिले, क्या क्या पाए जाते थे? राजाओं के नाम पाए जाते थे, जो भी डायनेस्टीज़ थी, जो किंग्स थे, उनके नाम मिलते थे
कि भाई इस नाम के राजा भी, किंग भी कभी किसी ज़माने में हुआ करते थे। एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशंस, और वो व्यवस्था कैसे करते थे, वो जो राजा थे अपना राज्य, अपना देश चलाते कैसे थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का सिस्टम कैसा था, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एग्जाम्पल के रूप में द अशोका इंस्क्रिप्शंस एंड द इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन। कह रहे अशोक ने जितने इंस्क्रिप्शन बनवाए थे, इलाहाबाद का जो पिलर बनवाया था, ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, गिव्स अस इंसाइट ऑन द रेन ऑफ अशोक एंड समुद्रगुप्त। उसमें अशोक के शासन के बारे में और समुद्रगुप्त के शासन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको जानने के लिए मिलती हैं। कॉइन्स, अगला नंबर आता है आपका कॉइन्स का। कॉइन्स को देख करके भी हमको बहुत सारी चीज़ें पुराने ज़माने की मालूम चलती हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन्स की जो स्टडी होती है, जो कॉइन का स्टडी करके जो हिस्ट्री के बारे में जो पता लगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिंस दे वेयर मेड ऑफ मेटल्स दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। कह रहे हैं क्योंकि सिक्के जो होते थे वो मेटल्स के बने होते थे, तो वो कई सालों तक मिट्टी में या ज़मीन के नीचे दबे पड़े रहते थे, वो न सड़ते थे न गलते थे। दे वेयर इश्यूड बाय किंग्स एंड मर्चेंट्स। जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, वो या तो राजाओं के द्वारा जारी किए जाते थे या तो मर्चेंट्स के द्वारा जारी किए जाते थे। मोस्ट कॉइन्स आर स्टैम्प्ड विद डेट्स एंड इमेज, देयरफॉर दे आल्सो प्रोवाइड अस वैल्यूएबल पर्सनल इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं बहुत से उसमें जो सिक्के थे, जो कॉइन्स थे, वो पंच होते थे, उन पर डेट खुदी होती थी, राजा का चित्र बना होता था, राजा का पिक्चर बना होता था, डेट लिखा होता था, या राजा के बारे में या उनके बारे में लिखा होता था। तो उससे हमको बहुत कुछ जानने के लिए हिस्ट्री में मिलता है। एग्जाम्पल ग्रुप में समुद्रगुप्त कॉइन्स टेल्स अस दैट ही वॉज अ गुड वीणा प्लेयर। समुद्रगुप्त के जो सिक्के उनके समय के जो पाए जाते हैं, उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे हमें ये जानकारी पता चलती है कि उनको जो कि वीणा बजाने का या गाने बजाने का शौक़ उनको था। तो शौक़ था, तो शौक़ किस लिए था, इसका मतलब उस समय में गाने बजाने, संगीत का प्रचलन हुआ करता था, उस ज़माने में संगीत हुआ करता था। इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमारा ये जानने का मन करेगा भाई उस समय में किस प्रकार के वाद्य यंत्र हुआ करते थे, क्या क्या बजाया जाता था, कौन कौन गाने वाले थे, क्या क्या गाया जाता था, कैसे कैसे गाया जाता था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले में कौन कौन से थे। तो एक धागा खुलता है तो सारे धागे खुल जाते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है। लिटरेरी सोर्सेस, इन सब के अलावा लिटरेरी सोर्सेस भी होते हैं कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताब लिख देते हैं, कुछ जानकारी लिख देते हैं, उस समय पता चल जाता है। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस किसे कहते हैं भाई, तो हिस्ट्री का अगर रिटन रिकॉर्ड हो, किसी ने पुराने ज़माने की बातें अगर लिखी हों, तो आज के 500 या 1000 ईयर्स के बाद वो हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, बीती बातों को ही तो पढ़ते हैं ना। जो चीज़ें आने वाली हैं उसको तो हम हिस्ट्री में पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो बीत गया है उसी को पढ़ना हिस्ट्री कहा जाता है। दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन ऑफ नॉर्मल एनिमल स्किन क्ले टेबल्स। ये जो लिखे जाते थे या तो जानवरों के स्किन पे लिखे जाते थे, क्ले टेबल्स, मिट्टी के स्केलों पे लिखे जाते थे, चट्टानों पे लिखे जाते थे, पिलर्स खंभों पे लिखे जाते थे, वॉल्स दीवालों पे लिखे जाते थे। वुड बिफोर इन्वेंशन ऑफ पेपर, और कागज़ का आविष्कार होने से पहले, पेपर का आविष्कार होने से पहले लकड़ी के स्लेट बना के भी लिखे जाते थे। तो इन सब से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद से आपका एक मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी गई चीज़ें। द अर्ली लिटरेरी रिकॉर्ड्स वर हैंड रिटन। तो पुराने ज़माने की जो चीज़ें मिलती हैं वो हाथ से लिखी हुई चीज़ें ही मिलती हैं, इसे उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन द पाम लीव्स। ताड़ के पत्तों पे लिखे जाते थे। बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, भोज के पत्तों पर लिखे जाते थे, क्योंकि तब तक जो है कि कागज़ का आविष्कार या पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो तांबे के स्लेट बना करके उस पर लिखे जाते थे, ताम्रपत्र जिन्हें कहा जाता था, खुद वाले के लिखा जाता था, या ताड़ के पत्तों पे, या भोज जो ट्री आपका होता है, पेड़ होता है, उसके पत्ते बड़े बड़े होते थे, तो उस पर लिखा जाता था, उसको फिर संरक्षित किया जाता था। ओवर द ईयर्स मैनी ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स गॉट डिस्ट्रॉयड। जो पत्तों पे लिखे थे, तो जब उनका
उचित देखभाल नहीं होता था तो धीरे धीरे वो पत्ते बेकार हो जाते थे या डिस्ट्रॉय हो जाते थे। सम ऑफ देम आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, और उनमें से कुछ जो है अभी भी मंदिरों में या बाकी जगह सुरक्षित रखे गए हैं। मॉनेस्ट्रीज जो बौद्ध मठ होते हैं उनमें, आर्काइव्स में और टेम्पल्स में, इन जगहों पर उनको सुरक्षित रखा गया। दे थ्रो लाइट ऑन द सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इन सब चीज़ों में हमें सोशल बिलीफ कैसा था, रिलीजियस बिलीफ कैसा था, क्या क्या प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, कल्चर क्या था एक पार्टिकुलर समय का, ये सब चीज़ें इनके बारे में हमें जानने के लिए मिलती हैं। अगला आपका क्या है? अगला आपका है स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो मैनी एंशियंट सोसाइटीज़ डेवलप देयर स्क्रिप्ट्स। कह रहे हैं कि बहुत सारी जो एंशियंट सोसाइटीज़ होती थी उन्होंने अपना अपना लिखने का तरीका, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं, डेवलप किया था, जिसको लिपि कहा जाता है। दे ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। धीरे धीरे उन लिपियों ने लैंग्वेज का फॉर्म ले लिया। द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर डिपेंडेंट अपॉन द रीजन वेयर इट वॉज रिटन। और उस ज़माने की जो लैंग्वेज होती थी वो रीजनल होती थी। हर रीजन में, हर क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। सम ऑफ द लैंग्वेजेस इंक्लूड प्राकृत, पाली एंड संस्कृत और तमिल। इनमें से कुछ जो लैंग्वेज थी जो पुराने समय में चला करती थी, सबसे पहले तो संस्कृत चलती थी, संस्कृत के बाद से प्राकृत आया, फिर पाली आया, ठीक है, और तमिल भी भाषा आई। फॉर एग्जाम्पल महाभारत एंड रामायण वर रिटेन इन संस्कृत। तो महाभारत और जो रामायण जो हमारे ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, बिकॉज दे वेर ऑथर्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि वे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में लिखे गए थे तो संस्कृत में लिखे गए। एंड संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज, क्योंकि उस एरिया में संस्कृत मेन लैंग्वेज हुआ करती थी। ऑन द अदर हैंड शिलप्पाधिकारम एंड मणिमेकलई वर रिटेन इन तमिल स्पीकिंग एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलई जो बुक लिखी गई, जो किताब लिखी गई, वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई। ये नीचे फिगर में आप देख पा रहे हैं पुराने ज़माने के जो कागज़ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, हाथ से लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उनकी पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। एंशिएंट लिटरेचर, मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर वेयर मेमोराइज्ड। पुराने ज़माने के जो लिटरेचर हुआ करते थे वो याददाश्त पे डिपेंड हुआ करते थे, क्योंकि जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था या जब पत्तों पे नहीं लिखे जाते थे तो उस समय एक टीचर बच्चों को बिठा करके सुना देता था। वो सारा उनका ज्ञान, सारी उनकी चीज़ें जो है कि ओरली वो बच्चे जो है कि सीख जाते थे। बच्चे क्या कर जाते थे, उसको याद कर लेते थे और फिर वो अपने स्टूडेंट्स को सुनाते थे, उनको याद हो जाता था। तो श्रुति के आधार पे, यानी सुनने के आधार पे वो नॉलेज जो है कि बेस्ड था। जब कागज़ या पत्तों पे लिखा जाने लगा, जब लिखने का आविष्कार हो गया, जब लिखा जाने लगा, तब बात दूसरी हो गई। आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो वही बात है, पाम लीफ पे लिखे जाते थे, बार्क पे लिखे जाते थे, बाकी चीज़ों पे लिखे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल द वेदास एंड पुराणास कंटेन डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स। तो वेद और पुराण जो ज़माने के थे उसमें रिचुअल्स के बारे में, प्रेयर के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ थी। वेदों की जितनी जानकारियाँ सब साइंटिफिकली प्रूवन हैं। वेद हैं वो, लेकिन उसमें साइंटिफिक चीज़ें भी आपको मिलती हैं। वेद कोई सिंपल साधारण चीज़ थोड़े है। उसके बाद से क्लासिफाइड एज सैक्रेड और रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। इन चीज़ों को सैक्रेड और रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज कहा गया। मैनी हिस्टोरिकल अकाउंट्स और बायोग्राफीज वे रिटेन बाय द पोइट्स एंड फॉरेन ट्रेवलर्स। इनमें से कुछ किताबें जो लिखी गई वो पोइट्स द्वारा लिखी गई, कवियों द्वारा लिखी गई, कुछ जो विदेशी यहाँ घूमने आते थे, जो ट्रैवलर थे, उन्होंने लिखा था। तो जो विदेशी ट्रैवलर्स ने लिखा या जो कवियों ने लिखा उनको नॉन रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर कहा जाता है। दे वे रिटेन टू रिकॉर्ड इवेंट्स एंड लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। उन्होंने क्या क्या लिखा, तो लॉ के बारे में लिखा, कानून के बारे में लिखा, जो यहाँ नियम कानून चलते थे उनके बारे में लिखा, घटनाओं के बारे में लिखा, जो चीज़ उनको अच्छी लगी उनके बारे में लिखा यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कौटिल्य अर्थशास्त्र। उस ज़माने में मौर्य एम्पायर जब हुआ करता था तो उस ज़माने में कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, किताब लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र।
इंडिका भी लिखी गई। उसमें ग्रीक जो एम्बेसडर था आपका मेगास्थनीज, जो उनके दरबार में रहा करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, उसने इंडिका लिखी। तो इंडिका बुक से और अर्थशास्त्र बुक से मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। एंड राइटिंग्स ऑफ चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान एंड ह्यूएनसांग। वेनसोंग और फाहियान नाम के जो चीनी यात्री थे उस समय, जो वो बौद्ध धर्म को पढ़ने भारत में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह में रहा करते थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में, उस ज़माने के बारे में लिखा है। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम फ्रेम कैसे लिया जाता है, हिस्ट्री में समय कैसे देखा जाता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ BC एंड CE। हिस्टोरिकल इवेंट्स को अगर हमको टाइम से कैटेगराइज करना है तो BCE और CE से हम कैटेगराइज करते हैं। BCE का मतलब क्या हुआ कि बिफोर कॉमन एरा। इट रेफर्स टू द पीरियड इन हिस्ट्री बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। BCE का मतलब हुआ कि वो सारी घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई हैं, उनको हम जब जिक्र करते हैं तो उसके आगे BCE लगा देते हैं। और CE का मतलब होता है कॉमन एरा, यानी भगवान ये जो आपके जीसस क्राइस्ट हैं, इनके जन्म के बाद जितनी घटनाएं हुई हैं तो उसके आगे हम CE लगा के उसको टाइम को रेफ़र करते हैं। बेसिकली जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है वहाँ से हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं, और उनके जन्म के पहले को हम ईसा पूर्व कहते हैं और जन्म के बाद को ईसवी बोला जाता है। ये अंग्रेज़ों ने किया। उसको हम AD भी लिखते हैं, एनो डोमिनी लिखते हैं, AD भी लिखते हैं। हिस्टोरिकल अरेंजेज ऑफ इवेंट्स इन हिस्ट्री इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग। तो ये क्यों किया गया कि भाई हिस्ट्री की जो घटना है उनको सीक्वेंस मिले, एक क्रम मिले, क्रम से चीज़ें आएँ, 1 बाय 1 चीज़ें आएँ तो उनको पढ़ने में आसानी हो, क्रोनोलॉजी एक मेंटेन हो पाए। इसके लिए जो उस ज़माने के जो हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश ही थे, उन्होंने क्या किया कि ईसा मसीह के जन्म को आधार मान करके ईयर को बांट दिया या टाइम को डिवाइड कर दिया। जोग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या है, सुन लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जोग्राफिकल और फिजिकल फीचर्स। तो जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें जो है कि इंडिया के जो जोग्राफिकल और फिजिकल जो फीचर्स हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो भी इसके लिए डिपेंडेंट हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ क्लोजली रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो यहाँ के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे मिट्टी हुआ, रेनफॉल हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, वन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, उसके आधार पे भी काफ़ी चीज़ें जो प्रभाव डालती हैं। क्योंकि यहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का जो एक रेनफॉल, क्लाइमेट, वेजिटेशन सब अलग है। तो उसी हिसाब से लोग बसे भी, जहाँ जो है कि पानी की सुविधा थी, जहाँ वन था लोग ज़्यादा बसे, जहाँ उजाड़ था, वीरान था, रेगिस्तान था, वहाँ लोग कम बसे। इस चीज़ों पे भी जो है कि डिपेंडेंट होता है, और इन चीज़ों का भी प्रभाव जो है कि पड़ता है चीज़ों पे। द हिमालयाज इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर्स। तो हिमालय जो है कि भारत के नॉर्थ में खड़ा था, तो उधर से जो है कि इन्वेडर्स जो आते थे, जो आक्रमणकारी आते थे, उनको वो रोक लेता था। बहुत लोग नहीं आ पाए, कुछ ही पार करके आ पाए या किसी प्रकार से आ पाए, बहुत तो रोक ही लिया आक्रमण। इंडिया फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, और उस रास्ते जो है कि लद्दाख हो करके और पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट हो करके यूरोप में भी जाने का रास्ता था, जिसे सिल्क रूट कहा करता था। जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर जो एरिया है, उसका भी फॉरेन ट्रेड होता था, क्योंकि वहाँ समुद्र तट मिलते थे, तो जहाज़ों से व्यापार होता था। फ्लोरिश इन द नॉर्दर्न इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, और नॉर्दर्न और ईस्ट पार्ट में खेती के लिए अच्छी खासी ज़मीनें मौजूद थी, कि काफ़ी सारे नदियाँ वहाँ बहती थी, तो उनका बेसिन वहाँ था। मोस्ट एंशियंट टू ऑल्सो फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। पुराने जो शहर हैं इंडिया के, वो अधिकतर नदियों के किनारे ही बसे हैं, चाहे वाराणसी हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आपका अहमदाबाद हो, उज्जैन हो, ठीक है, जितने भी शहर आपके हैं लगभग जो है कि किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। क्योंकि नदी किनारे बसने का रीज़न ये था कि वहाँ पानी मिलता था, तो लोग वहीं घर बना लेते थे, पीने के लिए पानी मिलता था, फसलों की सिंचाई करने के लिए पानी मिलता था।
तो नदियों के किनारे ये लगभग सभ्यताएं सारी शुरू हुई। पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन नदियों के मिलन के किनारे हुआ करता था। पाटलिपुत्र की एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट था, गंगा और सोन नदी किनारे था, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है कि टॉप क्वालिटी का होता था, अच्छी क्वालिटी का एग्रीकल्चर वहाँ हुआ करता था। ये रहा आपका चैप्टर सेकेंड पार्ट, चैप्टर नंबर 1 का। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अगर कहीं से कुछ बाकी रह गया हो या ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। भरपूर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्वेश्चन अपने भेजिए। मैं कमेंट के थ्रू सारे क्वेश्चन का जवाब आपको दे दूँगा। और बस कुछ ही दिन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो आपका है अर्लीस्ट सोसाइटीज़, जो न्यू लॉन्गन विस्टाज में है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है अर्लीस्ट सोसाइटीज़, बहुत जल्दी हम लोग उसका भी एक्सप्लेनेशन हम आपके यूट्यूब पे डाल देंगे, वहाँ से आप चीज़ों को एक्सेस कर लीजिएगा। आप वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, थोड़ा चला करके थोड़ा प्ले करके ना छोड़ा करिए। थोड़ा सा प्ले करके छोड़ देंगे तो यूट्यूब को लगता है कि भाई इस वीडियो में दम नहीं है, तो उसका एल्गोरिदम इन सब चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर नहीं पाता है। इसलिए जब समय हो तभी देखें, वीडियो को पूरा देखा करें और मैक्सिमम इस चीज़ को आप शेयर करें अपने यार दोस्तों में जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि एजुकेशन से सबका फ़ायदा होना चाहिए, किसी एक का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।